दोस्तों 12 फरवरी 1981 के दिन मन्या सुरवे और पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब ने दाऊद के बड़े भाई साबिर कास्कर को गोलियों से भून दिया था। जब साबिर का जनाजा मुसाफिर खाने से निकला तो पूरी डोंगरी के अंदर सन्नाटा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। दाऊद पूरी तरह से टूट चुका था और दोस्तों यही से शुरुआत होती है दाऊद की जिंदगी के दूसरे चैप्टर का। साबिर कास्कर का मर्डर हो चुका था, लेकिन पुलिस भी हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठी थी। लंबे समय से अमीरजादा फरार था। उसे पुलिस ने गुजरात से अरेस्ट कर लिया। अमीरजादा सलाखों के पीछे था। दाऊद जानता था कि अगर यह मामला अदालत तक गया तो शायद गवाह मुकर जाए और अमीरजादा तुरंत अदालत से भी छूट जाए। दाऊद ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पुलिस और उस वक्त के अंडरवर्ल्ड की नींद उड़ा दी। दाऊद ने तय किया कि अमीरजादा को पुलिस प्रोटेक्शन के बीच में कोर्ट के अंदर जज के सामने ही मारा जाएगा। लेकिन दाऊद ये काम खुद नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे सीधा शक दाऊद के ऊपर चला जाता। इस काम के लिए दाऊद ने चुना बड़ा राजन को, यानी कि राजन नायर को, जो कि उस वक्त का चेंबूर का एक उभरता हुआ डॉन था। बड़ा राजन ने इस काम के लिए डेविड परदेसी नाम के एक बेरोजगार और आवारा लड़के को चुन लिया। 6 सितंबर 1983 का वो दिन था। खचाखच भरी अदालत थी और उस अदालत के अंदर अमीरजादा को पेश किया गया था। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था और इसीलिए किसी ने भी ऐसे मामूली दिखने वाले इस डेविड परदेसी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मौका मिलते ही डेविड परदेसी ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और अमीरजादा के माथे पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ और पठान अमीरजादा वही ढेर हो गया। पूरी अदालत में भगदड़ मची हुई थी, लेकिन इस भगदड़ के अंदर भी डेविड भाग नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त के बहुत ही ईमानदार ऐसे जो इंस्पेक्टर थे इशाक बागवान, उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और डेविड परदेसी के ऊपर फायर किया। गोली डेविड परदेसी के गले पर लगी। डेविड बच गया और उसने पुलिस के सामने दाऊद और बड़ा राजन यानी कि राजन नायर का नाम उगल दिया। डेविड परदेसी की गवाही की वजह से दाऊद को और बड़ा राजन को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पठान गैंग का खून खौल रहा था। एक मामूली लड़के ने उनके भाई को मार दिया था, वो भी कोर्ट के अंदर सबके सामने, और वो भी दाऊद के इशारे पर। पठानों ने कसम खाई कि वो भी बड़ा राजन को उसी तरह से मारेंगे जिस तरह से अमीरजादा को मारा गया था, कोर्ट के अंदर सबके सामने। और इस काम के लिए पठानों ने चुना बड़ा राजन के सबसे कट्टर दुश्मन को, अब्दुल कुंजू को। अब्दुल कुंजू ने एक रिक्शा वाले को, जिसका नाम था चंद्रशेखर सफालिका, इस रिक्शा वाले को अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन के सुपारी के लिए या फिर उसे मारने के लिए चुना और उसे 50,000 रुपया दिया गया। 21 सितंबर 1983 के दिन बड़ा राजन को मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट के अंदर पेश किया जाने वाला था। पुलिस की कोर्ट के अंदर कड़ी सुरक्षा थी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जब बड़ा राजन कोर्ट से बाहर आया और वो पुलिस वैन की तरफ जा रहा था, उसी वक्त चंद्रशेखर सफालिका वहां पर पहुंच गया, एक नेवी ऑफिसर की वर्दी में। दिखने में वो एक नौसेना का ऑफिसर लग रहा था और वहां पे आते ही उसने बड़ा राजन के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। बड़ा राजन ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। पठानों ने अपना बदला ले लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली थी जो दाऊद का आगे चलकर दाऊद का सबसे बड़ा हथियार और उसके बाद सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। बड़ा राजन की मौत के बाद उसके सबसे खास शागिर्द ने कसम खाई कि वो बड़ा राजन का अपने गुरु का बदला लेगा। उस छोटे कद के लेकिन निडर लड़के का नाम था राजन सदाशिव निकालजे, जो कि आगे जाकर बना छोटा राजन।
छोटा राजन ने कई महीनों तक अब्दुल कुंजू का पीछा किया और आखिरकार चेंबूर के अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उसे गोलियों से भून डाला। छोटा राजन की वफादारी और बहादुरी को दाऊद बहुत गौर से देख रहा था। दाऊद को ऐसे ही एक तेज तर्रार मैनेजर की तलाश थी उसकी गैंग के लिए, और इसीलिए दाऊद ने छोटा राजन को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। पठान गैंग में अब पहले जैसा दम बचा नहीं था। उसके जितने भी बड़े चेहरे थे वो एक तो पकड़े गए थे, एक तो मारे गए थे। करीम लाला की उम्र हो चुकी थी, अमीर ज़्यादा मारा जा चुका था, आलम जेब को पुलिस ने एनआईए के अंडर गिरफ्तार कर लिया था। अगर पठान गैंग में अगर अभी कोई बचा था तो एक ही नाम था, और वो नाम था समद खान। ये इंसान नहीं था। वो करीम लाला का भतीजा जरूर था, लेकिन बहुत ही क्रूर था। अपने दुश्मनों को ये सिर्फ मारता नहीं था, तो मारते वक्त अपने दुश्मनों को नंगा करके उनके बाल निकाल लेता था, उनके आंखों के ऊपर के भी बाल वो छील लेता था, और उसके बाद अपने दुश्मनों को वो मौत देता था। जो लोग उसके दोस्त थे, जो लोग उसके अपने थे, उनको भी वो बात बात पे पीट देता था। उसकी फिजिक इतनी स्ट्रांग थी, उसके बॉडी में इतनी ताकत थी कि सब लोग उससे डरते थे और दूर रहते थे। दूसरी बात यह थी कि समद खान करीम लाला का भतीजा होने की वजह से हमेशा उसे प्रोटेक्शन मिला रहता था। लेकिन अब तो समद खान ने करीम लाला की बात मानना भी बंद कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी, करीम लाला समद खान से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर एक इश्तिहार दे दिया, एक एडवर्टीजमेंट दे दी और डिक्लेयर किया कि अब मेरा समद खान से कोई रिश्ता नहीं है। समद खान को हमेशा के लिए पहले से ही दाऊद चुभता था। दाऊद की गैंग के अंदर मेजॉरिटी कोंकणी मुसलमान लोग थे, लेकिन एट द सेम टाइम कई सारे हिंदू शूटर्स भी दाऊद की गैंग के अंदर थे। लेकिन समद खान पठानी मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को निचले दर्जे का मानता था। लेकिन जब करीम लाला ने उसका साथ छोड़ दिया, अखबार में इश्तिहार दे दिया, उस वक्त समद खान ने तय किया कि वो अपनी खुद की गैंग शुरू करेगा, चाहे वो जितनी नफरत करता हो दाऊद से। लेकिन अब समद खान तो करीम लाला से अलग हो चुका था, खुद की गैंग बना रहा था, तो इस स्टेज के ऊपर वो दाऊद के साथ पंगा तो नहीं ले सकता था, और इसीलिए समद खान ने दाऊद के सामने समझौते का हाथ बढ़ाया। और कोइंसिडेंटली और रादर सरप्राइजिंगली दाऊद ने भी इस समझौते को एक्सेप्ट कर लिया। जिस दिन यह समझौता हुआ उसके एग्जैक्टली दूसरे दिन एक इंसिडेंस हुआ। समद खान को एक इंफॉर्मेशन मिली कि दाऊद का छोटा भाई नूरा समद खान के बारे में गलत सलत बोल रहा है। नूरा ने कहा था कि अगर करीम लाला का अगर नाम नहीं होता तो समद खान का तो कब का मारा जा चुका होता, या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो समद खान का खुद का ऐसा कुछ वजूद है नहीं, वो तो करीम लाला की वजह से अब तक जिंदा है। ऐसी बात नूरा ने कही। ये इंफॉर्मेशन समद खान को मिली। ये इंफॉर्मेशन जब उसे मिली तो ये बात सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने खुद नूरा को ढूंढा। नूरा उस वक्त एक बार के अंदर बैठा हुआ था। समद खान वहां पहुंचा और उसने सबके सामने, सभी गैंग मेंबर्स के सामने नूरा को मारना शुरू किया। समद खान की, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, समद खान की फिजिक बहुत स्ट्रांग थी, उसके बॉडी में बहुत ताकत थी, और समद खान के सामने नूरा का टिकना मुश्किल था। समद ने नूरा को मार मार के अधमरा कर दिया था। आखिर में समद खान ने कहा नूरा से कि उसका दाऊद के साथ समझौता हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए वो नूरा को जिंदा छोड़ रहा है, अदरवाइज वो नूरा को मार देता। ये बात बोलकर समद खान वहां से चला गया। जब ये बात दाऊद को पता चली कि उसके छोटे भाई को मारा गया है समद खान की तरफ से, ये बात दाऊद के लिए बर्दाश्त के बाहर थी।
4 अक्टूबर 1984 की शाम का टाइम था। समद खान अपनी माशूका के घर पे गया हुआ था। जैसे ही वो उस घर से निकला और लिफ्ट से नीचे आया तो उसे दिखा कि सामने उसकी मौत खड़ी है। दाऊद, छोटा राजन और उनके लड़के अपने हाथ में मशीन गन लेकर रेडी थे। जैसे ही समद लिफ्ट के अंदर नीचे पहुंचा, इन सब ने फायर करना शुरू कर दिया। समद खान कुछ भी समझ पाता उसके पहले उसकी बॉडी के अंदर 19 गोलियां मारी गई थी। दाऊद ने समद खान की मरी हुई बॉडी पर थूका और वो सब लोग वहां से चले गए। समद खान का मरना पठान गैंग के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। एक ऐसा जमाना था जब पठान गैंग सबसे ज्यादा ताकतवर थी, जो आज समद खान के मरने से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। समद खान के कत्ल के बाद मुंबई पुलिस का सब्र का बांध आखिर टूट चुका था। 1984 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे जूलियो रिबेरो। जूलियो रिबेरो को सुपर कॉप भी कहा जाता है। जो दूसरा कोई नहीं कर सका वो इन्होंने कर दिखाया था। 1984 में करीम लाला और हाजी मस्तान को जूलियो रिबेरो के लीडरशिप के अंडर NIA के अंडर अरेस्ट कर लिया गया था। समद खान मर्डर केस के अंदर दाऊद को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया था और पुलिस दिन रात दाऊद को ढूंढ रही थी। जूलियो रिबेरो की लीडरशिप के अंडर मुंबई पुलिस के तेवर अब बदल चुके थे। वो अब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। आए दिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो गैंग्स थी उसके मेंबर्स के शूट आउट हो रहे थे, एनकाउंटर्स हो रहे थे। धारावी का जो डॉन था वरदराजन मुदलियार, इस वरदा भाई की उस वक्त के जो DCP थे VC पवार, इन्होंने सड़क पर परेड निकाली थी सबके सामने और उसी दिन से वरदा भाई का खौफ खत्म हो गया था। वो जिल्लत वो सहन नहीं कर पाया। उस दिन के बाद वो तुरंत मुंबई से चेन्नई चला गया और मुंबई कभी वापस नहीं आया। दाऊद को पुलिस दिन रात ढूंढ रही थी। ये जो सिचुएशन बदल रही थी, मुंबई पुलिस के जो तेवर बदले हुए थे, ये बात दाऊद को भी समझ में आ रही थी कि अब ज्यादा दिन तक वो आराम से मुंबई के अंदर नहीं रह पाएगा। उसके खिलाफ समद खान मर्डर केस के अंदर उसके खिलाफ वारंट निकल चुका था। उतना ही नहीं तो एक रॉबरी केस के अंदर उसे कन्विक्ट भी किया गया था, उसे दोषी करार दिया गया था। दाऊद समझ चुका था कि उसको अभी उसका बेस जो है वो इंडिया के बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा और इसीलिए अराउंड 1984 से उसने दुबई के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। 2 मई 1985 से मुंबई पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर बने DS सोमन। DS सोमन का सिंगल पॉइंट एजेंडा था दाऊद को पकड़ना। दाऊद का पुलिस में और पॉलिटिशियंस के अंदर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था और इसीलिए अब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई थी। 1986 में दाऊद की शादी हुई महजबीन से। जिस दिन उसकी शादी हुई एग्जैक्टली उसके 15 दिन बाद मुंबई पुलिस की तरफ से एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया गया दाऊद को पकड़ने का। इस ऑपरेशन के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की गई थी। किसी को, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी किसी को इसकी खबर नहीं थी। सिर्फ कमिश्नर DS सोमन और उनके 2 सबसे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर्स, इन्हीं को इस प्लान की खबर थी। ऑपरेशन बहुत बड़ा था और इसीलिए सेफ साइड DS सोमन ने इस ऑपरेशन की खबर महाराष्ट्र के एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री को दे दी थी। उस मंत्री ने जब DS सोमन ने ब्रीफ किया इस ऑपरेशन के बारे में, दाऊद को पकड़ने के ऑपरेशन के बारे में, तब उस मंत्री ने एक ही बहुत ही क्लियर डायरेक्टिव दिया था DS सोमन को कि चाहे जो हो जाए दाऊद को जिंदा पकड़ना, उसे मारना मत। क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम बनाई गई और आधी रात को
मुसाफिर खाना का जो दाऊद का ठिकाना था, उस ठिकाने के ऊपर धावा बोला गया मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पहुंचने के एग्जैक्टली 10 मिनट पहले दाऊद को एक खास राजनेता का फोन आया था। जब पुलिस वहां पहुंची तब दाऊद के ऑफिस के अंदर, मुसाफिर खाना वाले ऑफिस के अंदर एसी चल रहा था। वहां पे सिगार पड़ी हुई थी दाऊद की, जिसमें से धुआं निकल रहा था, लेकिन वहां दाऊद नहीं था। उसका पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त कर रखा था। फिर भी एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे दिल्ली होते हुए दाऊद दुबई भाग निकल चुका था। वो लड़का जो किसी जमाने में डोंगरी की गलियों में साइकिल के टायर से खेलता था, ऐसा वो लड़का अब दुबई के अंदर एक व्हाइट हाउस नाम के आलीशान बंगले में बैठकर पूरी इंडिया में उसकी गैंग को कंट्रोल करने वाला था। दुबई पहुंचने के बाद दाऊद ने डी कंपनी को एक स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेट कंपनी की तरह बना दिया। छोटा राजन उसका राइट हैंड बन चुका था और इंडिया का सारा कामकाज अब छोटा राजन देखने लगा था। फिल्म फाइनेंसिंग, हफ्ता वसूली, सट्टेबाजी, हर जगह पर अब सिर्फ भाई का नाम चलता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी अब दुबई जाकर दाऊद की पार्टियों में हाजिरी लगाने लगे थे। लेकिन इसी दरमियान एक ऐसी घटना हुई जिस घटना की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। दाऊद का एक पुराना साथी था, बहुत पुराना साथी था, जिसका नाम था रमा नाइक, और दाऊद का डी कंपनी का जो फाइनेंस संभालता था उसका नाम था शरद शेट्टी। दोनों के बीच मलाड की एक करोड़ों की जमीन को लेकर, यानी कि लैंड प्लॉट को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो झगड़ा दुबई में दाऊद के दरबार तक पहुंच गया। दरबार में सुनवाई हुई और उसके बाद दाऊद ने उसका फैसला शरद शेट्टी के फेवर में दे दिया। रमा नाइक, जो खुद एक बहुत बड़ा डॉन था और अरुण गवली का उस्ताद था, वो इस फैसले से राजी नहीं था। उसने सबके सामने दाऊद को चुनौती दे दी। दाऊद उस वक्त कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जो लोग दाऊद को सही मायनों में जानते थे, उन्हें पता था कि इस चुप्पी का मतलब क्या है। 24 जुलाई 1987 का वो दिन था। रमा नाइक बाल कटवाने के लिए चेंबूर के एक हेयर कटिंग सैलून में गया था। अचानक वहां पर मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र काड्डरे और उनकी टीम ने वहां छापा मारा। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस को ये जो टिप थी, रमा नाइक की जो टिप थी, ये दाऊद ने ही दी थी। वहां पे पुलिस के पहुंचते ही एनकाउंटर हुआ, दोनों की तरफ से फायरिंग होने लगी और उस एनकाउंटर के अंदर रमा नाइक मारा गया। उस रात दुबई के व्हाइट हाउस में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। शरद शेट्टी बहुत खुश था, लेकिन दाऊद एक बात भूल गया कि रमा नाइक के पीछे एक खामोश और खतरनाक इंसान खड़ा था, जो कि आगे जाकर दाऊद के डी कंपनी की जड़ें हिलाने वाला था। और उस इंसान का नाम था डैडी, यानी कि अरुण गवली। रमा नाइक के मरने के बाद अरुण गवली ने सीधे तौर पे दाऊद से और उसकी डी कंपनी से जंग का ऐलान कर दिया। दगड़ी चौल के लड़कों ने डी कंपनी के बहुत ही खास जो इंसान थे, डी कंपनी के जो फाइनेंस संभालते थे, जिनका नाम था सतीश राजे, उन्हें बीच सड़क पर हथौड़ों से और गोलियों से भून दिया, मार दिया। डी कंपनी के लोगों ने जवाब में अरुण गवली के बड़े भाई पप्पा गवली का मर्डर कर दिया। अब तक की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड के अंदर की दो गुटों के बीच की जंग मुंबई की सड़कों पर शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के ये खूनी खेल तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आना बाकी था। दाऊद की अपनी गैंग में डी कंपनी के अंदर ही बगावत के सुर उठ रहे थे। छोटा राजन और छोटा शकील के बीच कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद आया वो 1993 का काला दिन, जिसने दाऊद को
एक डॉन से लेकर ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया। कैसे और क्यों हुआ जेजे हॉस्पिटल का शूट आउट, क्यों छोटा राजन को रातों रात दुबई से भागना पड़ा और वो कैसे भागा, और कैसे हुआ 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब कुछ जानेंगे इस सीरीज के, इस वीडियो सीरीज के अगले हिस्सों में। तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।